I shall be delineating you the chapter number 6 of class 6 geography NCERT. Okay, so that means this is the chapter in this ongoing series of NCERT, now in geography section. Okay, 6th चैप्टर है भूगोल का, कक्षा 6 एनसीईआरटी का. ओके, सो द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर बीइंग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. ना शुरुआत इस चैप्टर में कैसे की गई है? सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के वो बनते कैसे हैं. दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस क्या होती है? वो सारी प्रोसेसेस जो अर्थ के अंदर होती है, दैट इज लिथोस्फीयर के नीचे होती है जो सारी प्रोसेसेस, उन्हें कहते हैं इंटरनल प्रोसेस. और एक्सटर्नल प्रोसेसेस क्या होती हैं? जो ऊपर होती हैं, जो आप नोटिस कर सकते हैं, देख तो कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो, तो आप देख तो नहीं सकते बट नोटिस कर सकते हैं. सो एग्जांपल हो जाएगा इंटरनल प्रोसेस का, मान लीजिए अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज, ये सब इंटरनल प्रोसेस के कारण होता है. अब आप इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के अंदर काम करती हैं और कोई नया स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे माउंटेन्स. बेसिकली जब दो प्लेट टकराती हैं और उनमें से एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और एक ओशनिक प्लेट होती है, तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो मलबा होता है ना, वो चढ़ता है दूसरी तरफ और धीमे धीमे माउंटेन बनता है. ये प्रोसेस है, 11th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा. फिलहाल इसमें इतना नहीं है, इसमें इतना ही है इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मैंने आपको बता दिया, एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो उनकी वजह से होता है. तो एक्सटर्नल प्रोसेस जो है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब इसमें आप जोड़ सकते हैं इरोजन, डिपोजिशन, ठीक है. अब इरोजन कौन कौन करता है? इरोजन विंड भी करती है, इरोजन वाटर भी करता है, ठीक है. और जो कई है ग्लेशियर है, ग्लेशियर इरोजन करता है, ठीक है. और डिपोजिशन क्या होता है? जो सेडिमेंट्स इरोड हुए हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाए, वो डिपोजिशन होता है, तो नए फॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है. तो ये इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू जो बनते हैं फॉर्म्स, मैं वो आपको बता दिए, ठीक है. अब मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं? अब इसमें जो पहला दे रखा है वो है माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, और उसी में दे रखा है ग्लेशियर. ना माउंटेन क्या होता है? माउंटेन बेसिकली आपकी जो प्लेन सरफेस है उसके ऊपर उठा हुआ एक ऐसा भाग, ठीक है, जो कम से कम 600-800 मीटर की ऊंचाई पे हो और वो उसकी जो एज हो, जो टॉप हो, वो शार्प हो. ओके, वो फ्लैट ना हो, शार्प हो, उसको डिफाइन करते हैं माउंटेन, ठीक. अब कुछ माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं क्योंकि ऊपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर पतला हो जाता है और गर्मी वहां पर जो हवा है वो गर्मी कैप्चर नहीं कर पाती है, तो वहां सर्दी रहती है, बर्फ रहती है. तो कई सारे जो माउंटेन्स पीक है, जो ग्लेशियर है, वो रिवर्स की, जो क्या कहना चाहिए आपको, वहां से रिवर्स निकलती हैं, ठीक है. एक सेकंड गाइस, आई एम सो सॉरी. या गाइस आई एम सो सॉरी. हाँ, तो हम कहां पे थे? जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें से कई सारी रिवर्स निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, इनमें से रिवर्स निकलती हैं. आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये सारी रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, ठीक है. नाउ माउंटेन की मैंने आपको बता दी डेफिनेशन. अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, उसको कहते हैं ओरोगैमी, OROGEMY, ओरोगैमी, ठीक है. अब इसमें अगला दे रखा है जो, वो है आपके प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स बेसिकली फ्लैट लैंड जो होती है, ठीक है, और जो रिवर्स जो आती हैं ऊपर से, वो जो सेडिमेंट अपने साथ लेके आती हैं, तो बाय द कोर्स ऑफ टाइम, विद इन दी 1000 ईयर्स, उन सेडिमेंट से जो एक फ्लैट सरफेस तैयार हुई है उनको हम प्लेन्स कहते हैं, ठीक है. अब जो प्लेन्स हैं वो इंसान के रहने के लिए बहुत परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि नदियां जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं सीधे, और यहाँ पर जो नदियां बहती हुई हैं, ठीक,
तो आपको कल्टीवेशन के लिए पानी भी मिलता है और वो सेडिमेंट्स फर्टाइल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गंगेटिक प्लेन्स, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको, कि जो सिविलाइजेशंस हैं वो हमेशा नदी किनारे ही क्यों पनपी? क्योंकि नदी किनारे ये सेडिमेंट्स ऐसे होते थे, नदी किनारे आपकी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, वहां पे लोग रुके। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे वो सेडिमेंट्स थे जिन्होंने मदद की, वो फर्टाइल प्लेन्स थे। इसीलिए जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वो सब नदियों के किनारे हुई है। इसी वजह से हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी किनारे हुई, देन मेसोपोटामियन जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे हुई, ठीक है। तो ये सब ऐसी चाइनीज सिविलाइजेशन जो वांगू नदी के किनारे पे हुई। तो ऐसी ये सारी सिविलाइजेशंस जो है ना नदी के किनारे इसलिए हुई क्योंकि वहां प्लेन्स मिले, रहने के लिए सही स्थान मिला, देन आपका एग्रीकल्चर हुआ तो स्टेबिलिटी आई, ठीक है। ये कारण है इसका। ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं अलग से एनसीईआरटी में ना। इसमें डिफरेंस दे रखा है एक हिल में और एक माउंटेन में। अब हिल क्या होता है? अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट rises higher than the surrounding area, gradually a steep hill with an elevation of more than 600 meters is mountain। में बताया ना आपको, अगर कोई हिल स्टीप है मतलब ये चीज है और 600 मीटर हाइट है उसकी, तो माउंटेन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। अब एक चीज और है इसमें, मौना, इसमें एग्जांपल दे रखा है मौना किया जो माउंटेन है, मौना किया हवाई में, ठीक है, वो पैसिफिक ओशन में है अंदर, ठीक। उसकी हाइट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, बट उसका जो टॉप है ना केवल वो चीज हमको दिखती है, और वो क्या है? वो आइलैंड्स हैं उनको हम आइलैंड बोल देते हैं। आप ये मान लीजिए पानी के अंदर माउंटेन है पूरा, उसकी जो टिप है वो पानी के ऊपर है, उसको हम आइलैंड्स मान लेते हैं, वो आइलैंड हो गया हमारे लिए। हालांकि उसकी हाइट एवरेस्ट से ऊपर है, बट क्योंकि पानी के अंदर है पैसिफिक ओशन में, इसलिए हम जो है उसको उस कैटेगरी में नहीं डालते, माउंटेन नहीं मानते, जो एवरेस्ट से ऊपर मानते हो, ठीक है। उसकी एक्चुअली हाइट 10,000 मीटर्स है और इसकी एवरेज की कितनी है? 8,848 आई गेस, इतनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिटर्निंग टू द सेम टॉपिक, माउंटेन्स के प्रकार दे रखे हैं इसमें। माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं ना? माउंटेन्स आर बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स, देन वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये तीन कैटेगरीज इसमें दे रखी हैं, ठीक है, फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक, ठीक। अब फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल क्या है? जो आपका ये राजस्थान में जो माउंटेन्स है आपके अरावली जो माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है, बट ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, काफी पुराने हो गए हैं, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये बेसिकली जब से पृथ्वी का क्रस्ट बना है तब से ये माउंटेन्स है वहां पर, ठीक है। तो ये तब की है, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड माउंटेन्स में आपका जो हिमालय है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है। जो आपका एंडिस है जो साउथ अमेरिका में, वो न्यू फोल्ड माउंटेन्स में आता है, ठीक है। अच्छा, अब नाउ सेकंड आया ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि बीच में खाई होती है, आसपास ऊंची प्लेट होती है, ठीक है। बीच में खाई है, वैली जिसको कहते हैं, और आसपास ऊंचाई है, उसको हम कहते हैं ग्रेविन एंड होस्ट, ठीक है। ऊंचाई को बोलते हैं ग्रेविन और जो वैली उसको होस्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा जो विंध्यास है, विंध्या जो पर्वत श्रेणी है, वो ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि विंध्यास है, फिर नर्मदा आती है, ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा रेंज आती है, फिर ताप्ती आती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा ब्लॉक माउंटेन में आता है, ठीक है। ऐसे ही जर्मनी में जो है राइन वैली और वोसिस माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन कैटेगरी में आते हैं, ठीक। नाउ इसमें अगला है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन बेसिकली वो होते हैं जो लावा छोड़ते हैं, जिनमें से लावा निकलता है, ठीक है। तो आपके ये माउंटेन जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जो यानी जापान में, इंडोनेशिया में माउंट फुजियामा, ठीक है, और आपका जावा वगैरह में ये माउंटेन्स बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है ना, जो ओशियनिक रिम ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर है, जो वहां पर ये माउंटेन्स काफी पाए जाते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बता दी, सॉरी, जो ब्लॉक माउंटेन में ऊंचाई है उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो वैली है उसको ग्रेविन बोला जाता है। हाँ, उसको ग्रेविन बोला जाता है, ऊंचाई को होस्ट बोला जाता है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। अब इसमें अगला दिया है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू आपकी जमीनी स्तर से थोड़ी सी ऊंची लैंड होती है, बट वो फ्लैट टॉप्ड होती है, तो वो प्लेट्यू होता है। जैसे हमारे दक्कन का पठार है,
डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। अच्छा इनकी खासियत क्या होती है? प्लेट्यूज बेसिकली मिनरल्स में काफी रिच होते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज जो होते हैं मिनरल्स में काफी रिच होते हैं। जैसे डेक्कन का पठार है, वहां ब्लैक सॉइल काफी पाई जाती है, ठीक है। कॉटन की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है वहां पर, ठीक है। और मिनरल्स में भी रिच है। छोटा नागपुर का प्लेट्यू, वहां पर आपको आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। वहां पर आपको कोल मिलता है, झारिया और ये आपका जोगाड़ा, ये इन सब जो जगह है, ये सारी जो जगह है यहाँ पर कोल मिलता है। आयरन आयरन आपका मिलता है बोकारो वगैरह में। तो ये पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। फिर सेंट्रल इंडिया में है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में डंडाकरण प्लेट्यू। ये काफी सारे प्लेट्यूज हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आगे जब फर्दर क्लासेस में आएंगे तो नाम दिए होंगे तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। रिच इन मिनरल्स, ठीक, हैव गुड सॉइल, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल है, ये रिच इन मिनरल्स है। तो बेसिकली देश की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेट्यूज, ठीक। अच्छा इसमें एक दे रखा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है पेपर में। और फिर बच्चे कहते हैं कि मैं कितना याद करूंगा, बट सर उतना तो कर लो जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, उतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये आपको एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो याद करने हैं, लटके जाने हैं। अब क्योंकि मिनरल्स से भरा हुआ प्लेट्यू का एरिया, तो माइनिंग भी प्लेट्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ऑब्वियस बात है। अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड और डायमंड मिलते हैं काफी। अच्छा जो हुंदरू फॉल्स, इसमें एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। हुंदरू फॉल्स जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और वहां पर सुवर्ण रेखा नदी जाती है, ठीक है। वहां से आप आयरन और कोल की माइनिंग होती है वहां से, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, हुंदरू फॉल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सुवर्ण रेखा नदी, ठीक। फिर इसमें प्लेन्स है, प्लेन्स में आपको बता चुका हूँ। प्लेन्स बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जरूरी होते हैं, फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, सिविलाइजेशन मनी मनी सेटल डाउन इनके लिए अच्छे होते हैं प्लेन्स। दिक्कत क्या है प्लेन्स में? जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल एरिया है, आदमी वहीं सेटल हो गया है, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है, क्योंकि आदमी सेटल होते जा रहे हैं, वो लैंड खत्म कर रहे हैं, जिससे कि आगे चल के फूड सिक्योरिटी में काफी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कहाँ का कॉन्सेप्ट आप कहाँ जोड़ सकते हो। एक प्लेन का कॉन्सेप्ट आप फूड सिक्योरिटी जोड़ सकते हो, जो यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी है, जो वहां मेल मैच खाता है। ये होती है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, या कनेक्टिविटी सीख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, और कनेक्टिविटी खुद कोशिश भी करें, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, स्वच्छ भारत मिशन। ये कब स्टार्ट हुआ था ये आपको पता करना है। 2015 लिखा, 2015 में स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, 2015 में स्टार्ट हुआ है। तो ये इसमें दे रखा है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर मैंने पूरा आपको बता दिया है, करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगला चैप्टर के लिए मैं आपको मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए। जय हिंद।